Welcome all my dear student. This is lecture number 8 of important question for महाराष्ट्र बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ, कई बार आ चुका है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये क्या बोलता है, इसका पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं. स्टेटमेंट ओके. इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग rigid body is zero, मतलब no external torque is acting on rotating rigid body, then total angular momentum of body is conserved. conserved मतलब कांस्टेंट रहता है. समझ में आया? मतलब किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो एक्ट हो रहा है, या टो भी बोल सकते हो, टो एक्सटर्नल, वो अगर जीरो है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है यल, वो क्या होता है? कांस्टेंट. क्या होता है? कांस्टेंट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब ये प्रूफ के साथ आएगा, आपको 100% प्रूफ के साथ आएगा. ओके, तो इसका जो प्रूफ है, प्रूफ प्लस स्टेटमेंट 3 मार्क के लिए आएगा. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल टॉर्क अगर बॉडी पे किसी एक्ट नहीं होता तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो एक चीज याद रखो, मैथमेटिक्स में कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जीरो. ठीक है ना? तो कोई चीज अगर आपको कांस्टेंट है ऐसा प्रूव करना है तो उसका डेरिवेटिव जीरो प्रूव कर दो. डेरिवेटिव जीरो मतलब वो चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे. एंगुलर मोमेंटम का हम डेरिवेटिव जीरो प्रूव करेंगे. तो एंगुलर मोमेंटम का अगर डेरिवेटिव जीरो प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर यल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी. वेक्टर यल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी. तो यहाँ पर यल क्या है बेटा? यल है एंगुलर मोमेंटम. ओके, आर क्या है? रेडियस या रेडियस वेक्टर बोल सकते हो. और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम. क्या है? लीनियर मोमेंटम. ओके, तो यल इज एंगुलर मोमेंटम, आर इज रेडियस, पी इज लीनियर मोमेंटम. यहां तक चीजें क्लियर है? चलो ठीक है. अब डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना है. डिफरेंशिएट सॉरी स्पेलिंग देख लेना. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? dl by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p. ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज करना है. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव का पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव. ठीक है, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या होगा? देखो, दैट विल बी इक्वल टू, इसको जैसे कि वैसा लिखेंगे, वेक्टर आर पहला फंक्शन क्रॉस का क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव डी वेक्टर पी बाय डी टी प्लस दूसरा फंक्शन. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण इसका ऑर्डर चेंज करने नहीं जमता. पहले आर बाद में पी, पहले आर बाद में पी होना चाहिए. आर पी को पी आर नहीं लिख सकते बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है. वो क्यों है? वो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें अभी हमें दिमाग नहीं डालना. तो ये डी वेक्टर आर बाय डी टी. तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया. पहले आर जैसे कि वैसा इसका डेरिवेटिव प्लस पी जैसे कि वैसा आर का डेरिवेटिव. ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सी चीज़ समझ लो. वेक्टर पी क्या होता है? हेयर देखो बेटा, हेयर वेक्टर पी क्या होता है? मास डॉट वेक्टर वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म मास इंटू वेलोसिटी. दूसरी चीज, ये पहली चीज है लीनियर मोमेंटम. दूसरी चीज डी वेक्टर आर बाय डी टी, मतलब आर क्या होता है? रेडियस. रेडियस माने डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी. यहाँ पर भी वेक्टर है, यहाँ पर भी वेक्टर लिखेंगे.
तीसरी चीज देखो, डी बाई डी टी ऑफ पी, डी बाई डी टी ऑफ पी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ यम इंटू वेक्टर वी, यम इंटू वेक्टर वी, यम कांस्टेंट है बाहर ले लो, यम इंटू डी वेक्टर वी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो इसके जगह हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स, या फिर न्यूटन्स का लॉ है ये डायरेक्टली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स, तो डी पी बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हो, एफ। तो फाइनली क्या हो जाएगा इक्वेशन, डी वेक्टर यल बाय डी टी इज इक्वल टू, ये वेक्टर आर का वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, आर क्रॉस एफ प्लस डी आर बाई डी टी क्या है, वेक्टर वी क्रॉस पी के जगह क्या लिख सकते हो, यम डॉट वेक्टर वी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, वी हैव वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर टो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ का है वेक्टर टो, या फिर टो एक्सटर्नल बोल सकते हो इसको, टो एक्सटर्नल, एंड समझना बेटा, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी का आंसर होता है 0। अब ऐसे क्यों होता है, मान लो ये वेक्टर v है, तो वेक्टर v का वेक्टर v के साथ एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v का आंसर आता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल की साइन थीटा वैल्यू, तो साइन अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 11th में है आपको, अभी हम इसका टेंशन नहीं ले रहे, तो डायरेक्टली याद रखो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v कितना होता है 0, तो ये चीज़ें ऊपर रख दो, क्या हो जाएगा, डी वेक्टर यल बाय डी टी इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रख सकते हो, वेक्टर टो एक्सटर्नल प्लस ये यम को सामने ले लो, और v क्रॉस v कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या है हमारे पास, डी वेक्टर यल बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, लेकिन स्टेटमेंट में वापस आओ, एक्सटर्नल टॉर्क कितना है 0, कितना है 0, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो डी वेक्टर यल बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लो ना, फिर एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव कितना आया 0, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर यल इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज नथिंग बट योर प्रूफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ रहे हो, तो ये हो गया प्रूफ किसके वास्ते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के वास्ते। समझ में आया, तो क्या किया हमने, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन यूज़ की, उसका डेरिवेटिव लेते गए, डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और कुछ टर्म डाले उसके अंदर, और फाइनली हमें क्या मिला, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0। तो अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 होता है तो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट, या वेरिएबल बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 था, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।